हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास का हमारा उद्देश्य है कि जो हमने प्रीवियस क्लास लिया था वो हमने 3 पार्ट्स लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। भारतीय संविधान हम पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के इस सीरीज में जो हम कंटिन्यू किए हैं, आज पार्ट नंबर 4 है। अच्छा, फिलहाल जो हम लेके चल रहे हैं वो एमसीक्यू लेके चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य यूपीपीसीएस, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल और उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं या अन्य राज्यों की कोई भी परीक्षा हो, उन सब के लिए ये वीडियोस काम आएंगी। चाहे वो एनडीए भी क्यों ना हो और चाहे वो सुपर टेट ही क्यों ना हो, हिंदुस्तान के कोई भी जनरल कंपटीशन में ये डेटा काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितनी सीरीज ये चल रही है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट वीडियो हो और चाहे आज 4th या 5th वीडियो हो, आप वो पूरी सीरीज देखिएगा तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज हो जाएगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, और कोटेशन को आप ध्यान से पढ़िएगा। आज का मोटिवेशन कोट आपके सामने है। अपने लिए नहीं तो उनके लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं। आप इस शुरुआत से इस कोटेशन को देखते हुए आपको मोटिवेशन मिल गया होगा। तो अपने लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकामयाब बनना देखना चाहते हैं। तो इसी को समझते हुए है योद्धाओं, इस योद्धा वाले बैच में हमको आगे कंटिन्यू करना है। और चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ को। आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो सबसे पहले आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैं आगे इस सवाल पर काम करूंगा। आज बहुत समय ना लेते हुए आपको केवल 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, क्योंकि उसमें हमें डेप्थ में जाना होता है। आधा घंटा आप मन से मेरे साथ रहिएगा, आपको टोटल जितनी भी बातें होंगी कंप्लीट आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज ऑथोराइज्ड टू ट्रांसफर द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। वो सवाल पूछ रहा है, वो कौन अधिकारी होता है जो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज को ट्रांसफर कर सकता है। तो सवाल आपके सामने है, सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं भी आपके कमेंट पढ़ रहा हूं और कमेंट में मुझे पता चलेगा कि किसने इस सवाल का जवाब बेहतर दिया है। वेल डन, वेल डन, आप सभी का स्वागत है, बहुत बढ़िया, वेल डन। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? क्या राष्ट्रपति प्राधिकृत है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन के जवाब पर। देखिए, भारत में सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए टोटल हाई कोर्ट कितने हैं। टोटल हाई कोर्ट भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और 25 हाई कोर्ट में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट प्रयागराज हाई कोर्ट है। कौन स्टूडेंट? प्रयागराज हाई कोर्ट सबसे बड़ा इंडिया में हाई कोर्ट है। ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद। हाई कोर्टों के जो जज होते हैं उनको ट्रांसफर करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के साथ होता है। राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर होती है। और ये किससे सजेशन लेगा? भारत का राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सजेशन के बाद इस कार्य को करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? वेल डन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का जवाब आप सबने ही दिया है, क्वेश्चन का जवाब सबने ही दिया है। वेल डन, वेल डन। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए भारत में 25 हाई कोर्ट हैं और हाई कोर्ट के जजों को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। वो पावर किसके हाथ में है? देश के राष्ट्रपति के हाथ में है पावर होती है। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा, देखो जवाब एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पर है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। द करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट होल्ड द अथॉरिटी ऑफ द ट्रांसफरिंग जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। He carries this order after the consultation of the Chief Justice of India. भारत में भारत की राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला हुआ है कि एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। किससे कंसल्ट करके? भारत के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको देखना चाहूंगा कि आपने किसने बेहतर जवाब दिया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखो, बार बार रिट से सवाल आ रहा है। रिट, which of the following writ या order of the high court या supreme court is sought to get an order of an authority quashed? निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल, उम्दा सवाल। तो बताइए, क्या परमादेश आएगा, उत्प्रेक्षण रिट आएगा या अधिकार परीक्षा आएगा या प्रत्यक्षीकरण आएगा? क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। पहले तो सवाल को वापस पढ़िएगा। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब समझते हो? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट
का वह आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है। प्राधिकार का मतलब है कोई ऑर्डर है, उसे रद्द करने के लिए किया जाता है। तो पहले तो आप लोगों को याद रखना होगा रिट कितने प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की रिट होती हैं। हाई कोर्ट की रिट किस में आती है, पहले आप इस सवाल का जवाब देखिएगा। रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की रिट होती हैं। फर्स्ट क्या है? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? शय शरीर प्रकट करो, जिसको आपने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को शय शरीर प्रकट करो हमारे सामने, इसको क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। मैंडम्स का मतलब होता है परमादेश। ये केवल और केवल परमादेश ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है लोक अधिकारी को, मतलब पब्लिक सर्वेंट को। किसको दिया जाता है? पब्लिक सर्वेंट को दिया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। केवल किसको दिया जाता है? पब्लिक सर्वेंट को दिया जाता है। केवल लोकाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। ये बात आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। न्यायपालिका अपने विवेकाधिकार से इसको लेती है। न्यायपालिका अपने विवेकाधिकार से लेती है। अब आप कहोगे सर कर्श्योरी और प्रोहिबिशन क्या है? सर कर्श्योरी और प्रोहिबिशन क्या है? आप लोगों को याद रखना है प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी काम को रोकना। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी काम को रोकना एंड कर्श्योरी का मतलब है काम पूरा हो जाए उसके बाद उसे समाप्त करना। ठीक है स्टूडेंट्स। को वारंटो का मतलब है व्हाट इज द अथॉरिटी टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। जो योग्य व्यक्ति नहीं है उसे किसी ऑफिस डिपार्टमेंट से हटा दो। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 रिट होते हैं। ये रिट हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे और आज की क्लास में भी देखे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपके सामने क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कुछ जवाब बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं, तो इसका जवाब एग्जैक्ट क्या आएगा? अधिकार प्रच्छा। क्या आएगा? अधिकार प्रच्छा। को वारंटो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आप देखिएगा। जिसको इसका और डेप्थ में जवाब देना है, सीखना है, तो वो इसका वीडियो नंबर 3 पार्ट नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द एपेक्स ऑफ द सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं देखना चाहूंगा कि कौन सा योद्धा सबसे बेस्ट देगा। वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है जो सुप्रीम हो, सर्वोच्च हो। एपेक्स ऑफ द सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट। देखो पहले तो एक बात बता देता हूं, जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, भारत में जुडिशियरी क्या है? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। भारत में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। और यह विचार हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। अब बात यह है भारत में न्यायपालिका क्या है? एकीकृत है। एकीकृत का मतलब क्या होता है? एकीकृत का मतलब यह होता है ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन होता है? हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के नीचे कौन होता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे क्या होता है? आप देखिएगा तहसील, इस प्रकार के कोर्ट्स होते हैं। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। चलो इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट, आप देखिएगा सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन है? हाई कोर्ट है। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्टेब्लिश हुआ? 1774 में। कब हुआ? 1774 में। जिसके जज चीफ जस्टिस कौन थे? एली जहां इम्पे। इसके बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछता है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में कब हुई? आप योद्धाओं मुझे एक जवाब दीजिएगा। भारत में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? आपसे सवाल यह पूछा जा रहा है भारत में नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब होना चाहिए 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 में भारत में नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुआ। अब सवाल है, ये तो बात समझ में आ गई। हिंदुस्तान में पहला हाई कोर्ट कहां पर है? फर्स्ट हाई कोर्ट इंडिया में कलकत्ता में ओपन हुआ था। फर्स्ट हाई कोर्ट इंडिया में कोलकाता में 1862 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टूडेंट्स? 1862 में। और हिंदुस्तान का 25वां हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट है। यह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। फर्स्ट हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट और 25वां हाई कोर्ट अमरावती हाई कोर्ट। यह भी नोट्स बनाते चलना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट होता है हाई कोर्ट के नीचे कौन होता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। सिविल कोर्ट,
क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये मैंने 28 तारीख इस वजह से बताया है, 90% स्टूडेंट यहां विफल हो जाते हैं। वो 26 जनवरी 1950 लगा देते हैं, बट आप लोगों को मालूम होना चाहिए 28 जनवरी 1950 को भारत में नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब सवाल है सर किस एक्ट के थ्रू हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 जज थे, एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य जजेस। और आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अदर्स हैं। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब सवाल है कि सर भारत में सबऑर्डिनेट कोर्ट कितने होते हैं? आप देखिएगा स्क्रीन पर आपको पूरा जवाब मिल रहा है। तो देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। वापस याद रखना क्या होता है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है। सिविल कोर्ट में क्या जाता है, सिविल कोर्ट का जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट जज होता है जिसे बोलते हैं डीजे, और क्रिमिनल कोर्ट में होता है सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट का होता है मजिस्ट्रेट, और रेवेन्यू कोर्ट का जो अधिकारी होता है वो कमिश्नर या डीएम जिसको कलेक्टर बोलते हैं। आप लोग समझ गए। 3 कोर्ट होते हैं सबऑर्डिनेट, एक तो होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस, एक होता है रेवेन्यू राजस्व, भू राजस्व, ठीक है, जो इकट्ठा करता है टैक्स। देखो डीएम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जो रेवेन्यू का अधिकारी होता है, और याद रखना डीजे डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है, सिविल कोर्ट का हेड होता है, और मजिस्ट्रेट किसका हेड होता है, जो दंडाधीश होता है वो सेशन कोर्ट होता है। तो यहां पर क्या जवाब आएगा, क्रिमिनल कोर्ट का सेशन कोर्ट। क्या आएगा, सेशन कोर्ट। और भी बड़ी लिस्ट है लेकिन मैं आपको केवल इतना ही बताऊंगा। रेवेन्यू कोर्ट में अधिकारी कौन होता है जिले में? जैसे हम अपने मेरठ जिले की बात करते हैं तो मेरठ जिले में रेवेन्यू ऑफिसर सबसे बड़ा कौन है, कमिश्नर है, और कमिश्नर के साथ डीएम साहब बैठते हैं, और डीएम का असिस्टेंट कौन होता है, याद रखना कौन होता है, तहसीलदार होता है, और तहसीलदार के नीचे कौन होता है, असिस्टेंट तहसीलदार होते हैं। ये रेवेन्यू ऑफिसर कहलाते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आप लोगों ने क्या हायरार्की समझी, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट 3 प्रकार के, कौन कौन सा, बोलो बोलो, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट का जो बड़ा अधिकारी होता है कमिश्नर होता है, और एक जिले में जो सिविल का मतलब घर का मुकदमा, चम्मच का मुकदमा, पड़ोसी ने चम्मच चुरा ली तो उसका केस सिविल में आएगा। या आप लोगों ने सुना होगा भारत में जमीन का विवाद, जैसे पड़ोसी ने थोड़ी सी ईंट मेरी तरफ निकाल दी तो उसका वो सिविल केस आएंगे। तो सिविल केस में जो जज होता है उसे जिला जज कहते हैं, और किसी ने किसी को चाकू मार दिया तो ये सजा कौन देगा, दंडाधीश। इसमें दंड मिलेगा, तो दंड मिलेगा तो कौन करेगा, सेशन जज करेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब सवाल का जवाब तो आई थिंक आपको मिल गया होगा। तो कौन होगा इस सवाल का जवाब, सत्र न्यायालय। कौन होगा स्टूडेंट्स, सत्र न्यायालय। बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल का जवाब देने में असफल हुए, तो आप लोगों को याद रखना होगा इसका जवाब क्या आएगा, 3rd ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब नंबर 3 किस किस को समझ में आया प्लीज मुझे बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा। क्या ये जानकारी आपके पास थी? अगर थी तो वेल डन, नहीं थी तो हमने सीख लिया, इसमें क्या बुराई है। वेल डन, बहुत बढ़िया। लगातार बने रहिएगा और इस नॉलेज बूस्टर सेशन का लाभ उठाते रहिएगा। गुप्ता क्लासेस आपके साथ है, बस आपको गुप्ता क्लासेस का जो डेटा है उसको पढ़ते रहना है। गुड गुड। अब चलते हैं आगे। मैं सभी के मैसेज में लगातार पढ़ रहा हूं क्योंकि बड़ी जो स्क्रीन पर मुझे दिख नहीं पाता है, तो मोबाइल की स्क्रीन से मुझे आपके कमेंट पढ़ने पड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। केवल 10 सवाल पढ़ेंगे लेकिन ईमानदारी से पढ़ेंगे। 10 सवाल पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम चाहे लगेगा लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि फिर 10 सवाल कभी जिंदगी में ना पढ़ने की जरूरत पड़े। और ऐसा कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि फिर वापस ना पढ़ना पड़े, एक बार में ही काम हो जाए। ये सीरीज आप कंप्लीट देखना। इन सीरीज का लाभ तभी मिलेगा जब आप सारी सीरीज को देखोगे, फिर एग्जाम को देने जाना आपको तकलीफ नहीं होगी। बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। अब नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच अमंग द फॉलोइंग कोर्ट हैज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू हियर पिटीशन एंड गिव डिसीजन चैलेंजिंग इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड विधानसभा। हे योद्धा बैच के योद्धाओं, मुझे एक बात बताओ, भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित कोई डिस्प्यूट मींस कोई झगड़ा हो जाए तो इनमें से वह कौन होगा जो इस झगड़े को सोल्व करेगा? क्या वो सुप्रीम कोर्ट होगा, चाहे वो स्पेशल जज ऑथोराइज्ड होगा, या सुप्रीम कोर्ट है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा? कौन होगा? हे योद्धाओं, इस सवाल का जवाब दीजिएगा।
मेरा वापस सवाल सुनिएगा। विधानसभा या लोकसभा में कोई क्या हो, झगड़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, क्या हो जाए, झगड़ा ऐसा हो जाए, हारने वाला कह दे मैं तो हारा ही नहीं, चीटिंग करी है सामने जीतने वाले ने, इसने सर ईवीएम मशीन में धोखाबाजी की है और सर ये ईवीएम मशीन में धोखाबाजी से जीत गया है। तो इस समस्या का समाधान क्या कोई सुप्रीम कोर्ट करेगा, या कोई हाई कोर्ट करेगा, या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, या सबऑर्डिनेट कोर्ट करेगा, या कोई अधिकारी होगा? तो योद्धाओं बैच के योद्धा, आप मुझे बताओ चार ऑप्शन में से वो कौन होगा जो किसके डिस्प्यूट को सोल्व करे? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से संबंधित। थोड़ा जवाब गलत दे रहे हैं योद्धाओं, आप थोड़ा जवाब गलत दे रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा के डिस्प्यूट को हाई कोर्ट सोल्व करेगा। कौन सोल्व करेगा? हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। बस आप लोगों को एक बात याद रखनी है, भारत में सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को सुलझाएगा। आर्टिकल नंबर 71। बात हुई थी नहीं हुई थी हमारी, इससे पहले हमने सीरीज पढ़ी है। आप कैसे जवाब दे पाओगे ऐसा? योद्धाओं, आप लोगों को पता होना चाहिए, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित डिस्प्यूट को सोल्व करेगा, केवल दो। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से संबंधित समस्या का समाधान राज्य का हाई कोर्ट करेगा। वेल डन, कोई बात नहीं, हमने नॉलेज को गेन किया। कैसे भी हमें नॉलेज मिलना चाहिए, अल्टीमेटली हमें सीखना है। हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आएंगे जहां पर आपको डिस्प्यूट हो सकता है, आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। मुझे पता है आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि योद्धा कमजोर नहीं होता है। आप लड़ रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है, जो लड़ता है वो कभी हारता नहीं है। हारता तो वो है जो कभी लड़ता ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, इसका जवाब देख लीजिएगा। Which among the following court has the original jurisdiction to hear petition and give the decision challenging election of the Lok Sabha and Vidhan Sabha? Only and only High Court. High Court सोल्व करेगा। मैं योद्धाओं आपको बता देता हूं, वापस याद रखना। पहले तो याद रखना है, देश का इलेक्शन कमीशन, देश का चुनाव आयोग 6 प्रकार के चुनाव कराता है। वो 6 प्रकार के चुनाव कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना। एक तो राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक भैया लोकसभा, एक राज्यसभा, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। इन 6 चुनाव को इलेक्शन कमीशन कराता है। इन 6 प्रकार के चुनाव को इलेक्शन कमीशन कराता है। और इनमें अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनमें अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिक्कत होती है तो सुप्रीम कोर्ट देखता है। और ये जो लास्ट के 4 हैं, इनमें कोई झगड़ा होता है तो हाई कोर्ट देखता है। हे योद्धा बैच के योद्धाओं, आपको आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, वेल डन, कीप इट अप। चलिए आगे चलते हैं। बहुत 50% क्वेश्चन हो गए, अब 5वें सवाल पर आए हैं भाई। वो कह रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स निवारक नजरबंदी का अभिप्राय क्या है? हे योद्धाओं, इस सवाल का जवाब दीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्या आपको इसका वास्तविक अर्थ पता था? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। मैं इन्हीं क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आया हूं, जिससे कि मेरा कोई भी योद्धा ऐसा ना हो जाए कि उसे लगे कि सवाल कुछ अजब गजब पूछ लिया गया था, हम नहीं जवाब दे पाए। तो इसी वजह से सीरीज चालू की गई है, क्योंकि थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। चलो देख लेते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस निवारक नजरबंदी का अभिप्राय है। क्या होता है निवारक नजरबंदी? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर जब हमें ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर सकता है, जब सरकार को ऐसा अभिप्राय हो जाए तो सरकार बिना पूछे उसे गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि सरकार को ऐसा लगा, ऐसा शक हुआ कि बंदा गलत है, कुछ गड़बड़ कर सकता है देश में, तो उसे हम क्या कहते हैं? निवारक नजरबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? निवारक नजरबंदी कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब योद्धाओं क्या आएगा? पहले तो समझ लो, विचारणा के बिना विरोध करना। क्या बोलते हैं? डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, बिना उसे बताए गिरफ्तार कर लो, नहीं तो वो गड़बड़ कर सकता है। ऐसी नजरबंदी आपने कभी कभी नाम सुना, हाउस अरेस्ट कर लिया, या जिला बदर कर दिया, या क्या कर दिया? प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इसका मतलब क्या है? आओ इसका मतलब देखते हैं। पहले तो समझ के चलना चाहिए निवारक निरोध क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ है किसी व्यक्ति को
निरुद्ध करना, निरुद्ध का मतलब अरेस्ट करना, ताकि उस व्यक्ति को किसी भी संभावित अपराध के कृत्य से रोका जा सके। अब हमें पता चल गया कि सामने वाला किसी को गोली मारने वाला है, सामने वाला किसी को गोली मारने वाला है, तो गोली मारने से पहले ही उसे डिटेक्ट कर लो, अरेस्ट कर लो, बिना उसे बताए, नहीं तो तुम पे अटैक कर देगा। इस शब्द को क्या कहते हैं? निवारक निरोध कहते हैं, डिटेंशन प्रिवेंटिव बोलते हैं। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। दूसरे शब्दों में सुन लो, निवारक निरोध प्रशासन द्वारा इस संदेह के आधार पर की गई कार्रवाई है जो क्या कहता है? गलत कृत्य किए जा सकते हैं, उसको क्या किया जा सकता है? जब हमें लगे कि शक के बिहाफ पर किसी को गिरफ्तार कर लो, इसी को क्या बोलते हैं? डिटेंशन प्रिवेंटिव बोलते हैं। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। ये कहां पर लिखा है? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा नंबर 151 में इसका उल्लेख है। ओके स्टूडेंट्स, बस इसका जवाब इतना ही अभी पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया। हु इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? अरे क्वेश्चन रिपीट हो गया भैया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप देखिएगा, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब तो आप सब दे सकते हैं। आप क्वेश्चन रिपीट हुआ है। Who is the empowered to transfer a judge from one high court to another judge? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? अब ये भी बात हुई थी ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है। ठीक है, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। अब देखिएगा, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी? मुझे बताओ जल्दी, हिंदुस्तान में कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू? आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 15वें नंबर की हमारे यहां पर कौन है? ये 15th नंबर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट, और हमारे मोदी जी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? हमारे मोदी जी हिंदुस्तान में अभी फिलहाल 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। और हमारे उपराष्ट्रपति भी कौन से नंबर के हैं? 14th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं? मुख्य न्यायाधीश 50वें नंबर के हैं। और हमारे महान्यायवादी कौन से नंबर के हैं? 16th नंबर के हैं, 16वें नंबर के महान्यायवादी है। तो ये योद्धाओं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। देखो कितना अच्छा सवाल आया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे और कौन रिमूव कर सकता है? कैसे और कौन रिमूव कर सकता है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? बहुत बढ़िया जवाब है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? बताइए, कौन हटा सकता है? आप सभी को मालूम होना चाहिए, राष्ट्रपति। अब मैं थोड़ा सा जवाब दे देता हूं। राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ तो दिलाता है और देखिए, ध्यान देना, वापस सुना, और अपॉइंट भी करता है कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, बट उन्हें हटा नहीं सकता। एक बात और समझना, अगर आपके मन में आ रहा हो इंपीचमेंट, महाभियोग, तो हिंदुस्तान में महाभियोग शब्द ओनली एंड ओनली भारत के राष्ट्रपति के लिए उपयुक्त हुआ है। महाभियोग शब्द भारत में केवल भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग हुआ है, अन्यथा किसी को भी, किसी के लिए भी महाभियोग शब्द यूज नहीं हुआ है। ऐसा कहा जाता है, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। इसका मतलब महाभियोग कहां लाया जाता है? देश की संसद में। तो इसका मतलब भारत के चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया कहां पर चलेगी? सर्वोच्च कहां पर चलेगी? पार्लियामेंट में, संसद में चलेगी। इसका मतलब किसको अधिकार है? ये संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। हे योद्धाओं, आप समझ गए? वेल डन साक्षी जी, बहुत बढ़िया है। उच्चतम न्यायालय मतलब समझते हो ना, सुप्रीम कोर्ट एंड उच्च न्यायालय मींस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो कौन? संसद के अंदर यह प्रक्रिया चलेगी। संसद, अब आप कहोगे सर कैसे चलेगी? आओ तो मेरे साथ इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब कुछ ऐसा देखते हैं। देखो क्या हुआ, 1 मिनट पढ़िएगा, आप सब जवाब दे दोगे। क्या लिखा है? रिमूवल मोशन साइंड बाय द, ध्यान देना, 100 मेंबर लोकसभा के और 50 मेंबर राज्यसभा के, इज सबमिटेड द स्पीकर एंड चेयरमैन।
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज तब हट सकते हैं जब लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 लोग लिख के दें। लोकसभा वाले तो स्पीकर को दें और राज्यसभा वाले दें चेयरमैन को। चेयरमैन का मतलब उपराष्ट्रपति, कि फला फला जज सर सही नहीं है, अब इसके खिलाफ सर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कहां पर? पार्लियामेंट में। 100 तो लोकसभा से, 50 राज्यसभा से, अच्छी बात है। फिर कौन? लोकसभा का तो स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन यह कंसीडर करेगा कि सामने वाले व्यक्ति को जो हटाने की बात कर रहे हैं क्या वो सच में हटने योग्य है। 3 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। वो 3 लोग कौन होंगे? 3 मेंबर्स की कमेटी बनी जाएगी। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा गया कितने मेंबर की कमेटी बनेगी? 3 मेंबर की कमेटी बनेगी। 3 मेंबर क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद किसको अपनी रिपोर्ट देंगे? रिपोर्ट दे देंगे देश के राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अगर उस पे हस्ताक्षर कर दे, ध्यान देना, वापस सुनो, अगर ऐसा हो रहा है तो संसद, लोकसभा में 2/3 और राज्यसभा भी 2/3 विशेष बहुमत से उसे पास कर दे कि हां सामने वाला व्यक्ति गलत है, तो अब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटना होगा। लेकिन इस भारत का सौभाग्य है, भारत में अभी तक किसी व्यक्ति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। अगर कुछ जजों पर लाया भी गया तो जज इतने समझदार थे, उन जजों ने महाभियोग शब्द से पहले ही, उस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया कि लो इस्तीफा, भारत की गरिमा को बचा के रखो। और भारत की गरिमा हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई। यही कारण है भारत में आज तक किसी पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है, मतलब पूरी नहीं हुई है। वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following writs of the High Court or the Supreme Court is sought to produce in the court a person suspected to the missing in a custody? सीधी सीधी सी बात है। क्या कह रहा है? ऐसे व्यक्ति, देखो क्वेश्चन का जवाब पढ़िएगा, बहुत बस थोड़े से 3 सवाल बचे, ओनली 3 क्वेश्चन बचे हैं। मुझे पता है आपका टाइम कीमती है और आपके टाइम की कीमत समझते हुए मैं केवल 10 सवाल लेके आया हूं, जिससे कि आप दूसरी चीजें भी अपने घर की दिनचर्या में भी आप समय दे सके। तो चले, केवल 3 सवाल के साथ मेरे साथ लड़ाई लड़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स? रिट्स का मतलब आप समझ सकते हो, रिट्स का मतलब होता है ऑर्डर, आदेश। ऑर्डर या आदेश कौन जारी करता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट करता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। ये आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हो और उसको बिंदास तरीके से आपने पढ़ा है। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? अब मुझे एक बात बताओ, पुलिस ले गई किसी व्यक्ति को उठा के, और हम परिवार वालों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे व्यक्ति को पुलिस ने गड़बड़ तो नहीं करती है, क्योंकि हमारे माइंड में नेगेटिव अप्रोच जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनकाउंटर कर दिया हो पुलिस ने। तो हम अपील करते हैं, अपील की जाती है, और अपील करते हैं कहां पर? या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि इस सामने वाले व्यक्ति को शेष शरीर बॉडी के साथ मेरे सामने लाओ। आपने कैसे हिम्मत हुई, सामने वाले व्यक्ति को छिपा दिया तुमने, शेष शरीर हमारे सामने प्रकट करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसका एनकाउंटर कर दिया हो। तो ऐसे रिट को, ऐसे आदेश को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप क्या कहते हैं? हैबीज कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हैबीज कॉर्पस बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद आप देखिएगा, ये हैबीज कॉर्पस के बारे में सुनिएगा। हैबीज कॉर्पस आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया है। यह रिट उस अधिकारी के विरुद्ध दायर की जाती है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। इस रिट को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है या आदेश दिया जाता है गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए, और इस रिट का उद्देश्य मूल अधिकार में दिए गए दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है, अनुपालन करना है। यह रिट अवैध बंदीकरण के विरुद्ध प्रभावी कानूनी राहत प्रदान करती है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को अगर पुलिस अरेस्ट कर ले और पुलिस अरेस्ट करके हमें पता ही ना चले कि उसे रखा कहां गया है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जाओगे तो 226 के तहत जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो 32 के तहत जाओगे, और वह आदेश देगा उस व्यक्ति को या सरकारी अफसर को। ये दोनों के खिलाफ लाई जा सकती है, सरकारी अफसर के खिलाफ भी और व्यक्तिगत इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ भी, कि सामने वाले व्यक्ति को आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और दैहिक स्वतंत्रता जानते हो, आर्टिकल नंबर 21। समझ गए होंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड लास्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सेकंड लास्ट है। वेल डन। 9th नंबर का क्वेश्चन है, बस एक और बचा है, जल्दी लड़ाई लड़िएगा। वेल डन, बहुत बढ़िया।
Point out which from the following is not a right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be fundamental right. निम्नलिखित में से वह अधिकारी कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? वो कह रहा है ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है परंतु वह मौलिक अधिकार है। बोलो बोलो जल्दी। आप लोग सभी को सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, बताइए, सवाल समझिएगा। उसे कह रहा है निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। योद्धाओं, आप लोगों को याद रखना होगा, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। और आप सभी को मालूम है निजता का अधिकार का मतलब क्या है? मेरा आधार कार्ड, उस आधार कार्ड में मेरी सारी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, मेरी जैव सूचनाएं हैं, मेरी आंखें स्कैन है, मेरे फिंगर स्कैन है। अगर उसका मिसयूज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से कह रहा हूं मैं कि सर मेरा क्या होगा, मेरी तो सारी सूचनाएं लीक कर देगा। तो इस तरीके से अगर कोई किसी की निजता, प्राइवेसी को भंग करता है तो सामने वाले व्यक्ति पर दंड दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल नंबर 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। तो आप लोगों को याद रखना है आर्टिकल नंबर 21 में इसका जिक्र है। आप लोगों को यह भी मालूम होगा आर्टिकल नंबर 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21A है वो। और आर्टिकल नंबर 21 क्या है? निजता का अधिकार। और आर्टिकल नंबर 20 में क्या लिखा है? बोलो बोलो, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। और जीने के अधिकार में सोने का अधिकार भी है, वो भी यहीं पर है। सोने का अधिकार, अच्छे वातावरण का अधिकार, याद रखना सभी सी में। और अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार, ये भी यहीं पर है। अब ज्यादा खुश मत हो, अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार लिखा है लेकिन गलती मत करना, मम्मी पापा की इच्छा से ही शादी करना। चलो चलते हैं। चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट आ गई आपके इस बात को सुनकर। चलो अब देखिएगा, फंडामेंटल राइट, आधार कार्ड का कंसेप्ट देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 21 में सब कुछ ये लिखा है, ठीक है ना? आर्टिकल नंबर 21 में ये सारी बातें लिखी हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। आज की इस क्लास का लास्ट सवाल है, हु इज द चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? बताओ बताओ, स्क्रीन पर सवाल है, बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, या चीफ मिनिस्टर, या स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या राष्ट्रपति? वो बोल रहा है राज्यपाल का सलाहकार कौन है? राज्यपाल, गवर्नर। तो एक बात बताओ, क्या राज्यपाल का सलाहकार राष्ट्रपति हो सकता है कभी? सर हो ही नहीं सकता। क्या स्पीकर ऑफ द लोकसभा एक राज्य के राज्यपाल का सलाहकार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर ये भी नहीं होगा। सर तो बचा कौन? सर बचा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री ही तो आएगा जवाब। मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल का सलाहकार होगा। और राज्य की, देखो याद रखो, राज्य का मुखिया कौन है? राज्य का मुखिया राज्यपाल है, परंतु राज्य सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है। दोनों बातें समझना। किसी राज्य का प्रथम नागरिक उसका राज्यपाल है, परंतु उस राज्य सरकार का प्रमुख उसका मुख्यमंत्री है। ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और आप सभी योद्धाओं को सलाम करते हैं। आप सभी योद्धाओं ने बिंदास तरीके से क्लास ली है और इतनी छोटी सी क्लास का लाभ उठाया है। हम थोड़े क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, परंतु जितने क्वेश्चन लेके आएंगे उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जिसने इससे पहले वीडियोज ना देखी हो, पहले उन तीनों चारों वीडियोज को देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा। और कोई किसी की डिमांड हो योद्धाओं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी लेके आएंगे। वेल डन, बहुत बढ़िया। आप सभी ने तन्मयता के साथ इस क्लास को लिया है और सबसे बड़ी बात है कि आपने इरादे के साथ इस क्लास को लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को अब मैं यहीं पे विराम देता हूं और आने वाली क्लास में हम फिर मिलेंगे लाइव यहीं पर। गुप्ता क्लासेस आपके लिए सारी फैसिलिटी लेके आ रहा है। आप अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना भैया। आपके इस लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मेरे सारे योद्धाओं ने इस क्लास को पसंद किया। और क्लास जब कंप्लीट हो जाए तो कमेंट भी लिख देना। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।